लातिन अमेरिकी देश वेनेजुएला में आए विनाशकारी भूकंप के बाद अब जापान में भी धरती जोरदार तरीके से कांपी है। जापान के उत्तरी हिस्से में 6.9 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया, जिसके झटके राजधानी टोक्यो तक महसूस किए गए। मौसम एजेंसी के मुताबिक भूकंप का केंद्र इवाते प्रांत के पास 50 किलोमीटर गहराई में था। एहतियात के तौर पर शिंकानसेन बुलेट ट्रेन सेवाएं रोक दी गईं। हालांकि अब तक किसी के हताहत होने या बड़े नुकसान की खबर नहीं है और सुनामी की चेतावनी भी जारी नहीं की गई है। सरकार हालात पर नजर बनाए हुए है। प्रधानमंत्री साकाए ताकाइची ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने संसद से 87.6 अरब डॉलर यानी करीब 8,30,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त फंडिंग की मांग की है। व्हाइट हाउस के मुताबिक इस राशि का बड़ा हिस्सा ईरान से जुड़े सैन्य अभियानों, हथियारों के भंडार को फिर से भरने और रक्षा तैयारियों पर खर्च किया जाएगा। हालांकि संसद में इस मांग का विरोध भी तेज हो गया है। अमेरिकी सीनेट ने एक प्रस्ताव पारित कर ट्रंप प्रशासन से ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई रोकने की अपील की है। इससे पहले लोअर हाउस भी ऐसा प्रस्ताव पास कर चुका है। इस बीच वैश्विक बाजार को राहत देते हुए कच्चे तेल की कीमतें गिरकर $70 प्रति बैरल के नीचे आ गई हैं। वहीं ईरान और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बीच परमाणु ठिकानों की जांच को लेकर मतभेद भी सामने आए हैं। पाकिस्तान और इसराइल को लेकर एक बड़ा दावा सामने आया है। ब्राजीलियाई पत्रकार पेपे एस्कोबार ने दावा किया है कि इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को निशाना बनाने की योजना बनाई थी। स्विट्जरलैंड में हुई एक बैठक के दौरान इस कथित साजिश की जानकारी पाकिस्तान को मिली, जिसके बाद पाकिस्तान ने मध्यस्थों के जरिए इसराइल को कड़ा संदेश भेजा। दावा किया गया कि पाकिस्तान ने चेतावनी दी थी कि उसके अधिकारियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई तो गंभीर परिणाम होंगे। हालांकि इस पूरे मामले पर न तो इजराइल और न ही पाकिस्तान की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि हुई है। वहीं पाकिस्तान के कुछ अधिकारियों ने इन रिपोर्ट्स को पूरी तरह मनगढ़ंत और बेबुनियाद बताते हुए खारिज कर दिया है। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले ने ग्रीन कार्ड धारकों की विदेश यात्रा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। अदालत ने फैसला किया है कि आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे ग्रीन कार्ड धारकों को अमेरिका लौटने पर स्वतः प्रवेश देने के बजाय इमिग्रेशन अधिकारी उन्हें नए प्रवेश आवेदक की तरह मान सकते हैं। इस फैसले के बाद सीमा अधिकारी जरूरत पड़ने पर ग्रीन कार्ड जब्त कर सकते हैं और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ निष्कासन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इमिग्रेशन विशेषज्ञों का कहना है कि अब केवल लंबित आपराधिक आरोप भी विदेश यात्रा के दौरान बड़ी कानूनी परेशानी का कारण बन सकते हैं। वकीलों ने सलाह दी है कि जिन ग्रीन कार्ड धारकों के खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित है या पुराना रिकॉर्ड विवादित है, वे अंतर्राष्ट्रीय यात्रा से पहले कानूनी सलाह जरूर लें। बांग्लादेश और चीन के बीच तीस्ता नदी परियोजना को लेकर बड़ा समझौता हुआ है, जिससे भारत की रणनीतिक चिंताएं बढ़ सकती हैं। बीजिंग दौरे पर गए बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने चीन से तीस्ता समेत कई नदियों के प्रबंधन और जल संसाधन विकास में सहयोग मांगा है। चीन ने परियोजना में तकनीकी सहायता और सहयोग का भरोसा दिया है। तीस्ता नदी सिक्किम और पश्चिम बंगाल से होकर बांग्लादेश पहुंचती है और इसका इलाका भारत के संवेदनशील सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक के करीब पड़ता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस परियोजना में चीन की बढ़ती भूमिका भारत के लिए सामरिक दृष्टि से अहम हो सकती है। वहीं भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता जल बंटवारे का मुद्दा पहले से लंबित है। बांग्लादेश की इस परियोजना का मकसद बाढ़ नियंत्रण, जल प्रबंधन और नदी पुनर्स्थापना को मजबूत करना बताया गया है। अफ्रीकी देश कांगो में इबोला वायरस का प्रकोप तेजी से फैल रहा है और अब ये अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सबब बन गया है। महज एक महीने में कांगो में इबोला के 1,094 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि 277 लोगों की मौत हो चुकी है। फ्रांस में भी इबोला का पहला पुष्ट मामला दर्ज हुआ है। कांगो से लौटे एक डॉक्टर में संक्रमण पाया गया, जिन्हें पेरिस पहुंचते ही आइसोलेशन में रखा गया। वहीं युगांडा में अब तक 20 मामले सामने आए हैं, जिनमें 15 मरीज ठीक हो चुके हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे अफ्रीका के इतिहास में इबोला के सबसे तेजी से फैलने वाले प्रकोपों में से एक बताया है। ग्लोबल न्यूज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।